हेलो एवरीवन, मैं निधि शर्मा आओ पढ़े चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं साइकोलॉजी की, जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। आपकी ये रीट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वेटेज रखती है, क्योंकि ये 30 मार्क की आती है। इसमें 15 क्वेश्चंस आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क का आता है। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि क्वेश्चंस भी इसमें से बहुत ज़्यादा लेवल के आ जाते हैं। कई बार तो फैक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है आजकल की जो कंपटीशन है वो सी-टेट से कम नहीं है। जैसे सी-टेट में आपका क्वेश्चन जो है वो अप्लाइड क्वेश्चन आता है, तो उसी तरीके से आपके रीट में भी अप्लाइड क्वेश्चन ही आने वाले हैं। तो सी-टेट का पैटर्न रखते हुए रीट के फैक्ट्स के साथ मैंने आपके लिए पीपीटी बनाई है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं, और ये भी ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपको इसके बाद में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, या फिर अगर आप पढ़ते भी हैं तो सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि इसके बाद में आपको, मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़नी चाहिए। मैं आपको शायद उतना एक्सप्लेन तो करा ही दूँगी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसका फर्स्ट चैप्टर आपका है वृद्धि एवं विकास की संकल्पना एवं सिद्धांत। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इससे पढ़ने से पहले एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि बाल विकास को आप रटने की बजाय, या फिर उसको सिर्फ ऊपरी तौर पे उसको पढ़ने की बजाय ये ना देखें कि हमें सिर्फ एग्ज़ाम के लिए इसको प्रिपेयर करना है। इसको अपने डेली रूटीन में ले आइए कि बाल विकास आखिर होता क्या है। एक बच्चा जो वो सबके घर में होता है, या फिर हमने देखे आसपास में बच्चे, तो सभी लोगों ने बच्चों को जो है ऑब्ज़र्व किया है, तो वो किस तरीके से उसकी जो स्थिति है वो विकास में बदलती है, कि कैसे वह छोटे से लेकर के बड़ा होता है। तो उसके सारे जो स्वरूप होते हैं वो हम सभी ने देखे होते हैं, तो बस उसी को ऑब्ज़र्व करना है और उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वृद्धि एवं विकास की संकल्पना एवं सिद्धांत में हम आज पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास, वो भी बाल विकास की। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसका परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले अध्ययन जो है वो मनोविज्ञान का किया था जॉन लॉक ने। ये क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लिए गए थे कि सबसे पहले अध्ययन जो है मनोविज्ञान का जॉन लॉक ने किया था। पेस्ट्रोलॉजी ने मनोविज्ञान का विवरण दिया था। और स्टैनले हॉल, ये तो क्वेश्चन रिसेंटली किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि बाल विकास का जनक जो है वो किसे कहा गया है, तो स्टैनली हॉल जो है वो बाल विकास का जनक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए स्टूडेंट, बाल विकास जो है उसकी अगर हम एक नॉर्मल, एक जनरल डेफिनेशन की बात करें, तो बाल विकास जो है क्या है? बालक का विकास हो जाना। तो बालक का विकास जो है वो कैसे होता है, किस तरीके से होता है? देखिए, सबसे पहले जो बालक है वो भ्रूण अवस्था में रहता है, यानी जो माता के जो ओवम होते हैं और पिता के जो स्पर्म होते हैं उनसे मिलके निषेचन क्रिया करके गैमेट बनाता है। उस गैमेट से भ्रूण बनता है, और भ्रूण के बाद में ये भ्रूण विकसित होता है। विकसित होने के बाद में उसके कई शरीर के अंग निकलते हैं। इस तरीके से फिर वह 9 महीने गर्भ में रह कर के एक जन्म लेता है बालक। तो बालक जन्म लेने के बाद में शिशु अवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, देन उसके बाद में प्रौढ़ अवस्था तक पहुंचता है। तो ये जो एक क्रम है, सैद्धांतिक क्रम है जो कि विकास का है, उसमें कौन कौन से कारक उसके सहायक हैं, कैसे वो विकास करता है, उसी का अध्ययन आज हम इसमें करेंगे। तो कई जो वैज्ञानिक थे उन्होंने परिभाषाएं दी थी, लेकिन उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्रो साइंटिस्ट थे, उनकी परिभाषा मानी गई। उन्होंने कहा कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल की प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यानी क्रो जो है, बाल मनोविज्ञान उसको मानते हैं जो कि गर्भ अवस्था, यानी जो बच्चे की जो गर्भ अवस्था, गर्भ में जो रहता है, वहाँ से लेके जो किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक जो अध्ययन होता है उसको बाल मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में बाल मनोवैज्ञानिक अध्ययन, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि व्यक्ति मनोवैज्ञानिक अध्ययन जो होता है वो जीवन प्रयत्न चलता रहता है। जीवन शील जो है उसकी हम लोग स्टडी करते रहते हैं, क्योंकि एक बच्चा जब जन्म लेता है
या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो जब भ्रूण अवस्था में होता है तभी वो स्टार्ट कर देता है अपने जीवन काल की जो विकास की जितनी भी स्थिति है, और वो अभिवृद्धि करने लग जाता है, विकास करने लग जाता है, और ये उसका जीवन प्रयत्न चलता रहता है जब तक कि वह मृत्यु में विलीन न हो जाए। तो ये प्रक्रिया तो जीवन प्रयत्न चलती रहती है। नेक्स्ट है, देखिए वृद्धि और विकास की संकल्पना में हम सबसे पहले देखते हैं अभिवृद्धि एवं विकास के लिए वंशानुक्रम एवं वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान है। तो देखिए एक एक शब्द को क्लियर करते हैं। अभिवृद्धि का मतलब होता है मात्रात्मक या परिमाणात्मक अंतर। तो मतलब क्या है इसका कि अभिवृद्धि का मतलब होता है कि आपकी वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि मात्रात्मक है। मात्रात्मक का मतलब होता है कि हम उसे देख सकते हैं, हम उसे छू सकते हैं, हम लोग उसको माप सकते हैं, उसकी मात्रा निर्धारित कर सकते हैं। इसको हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं। जबकि विकास जो होता है वो केवल महसूस किया जा सकता है। विकास को हम कभी देख नहीं सकते लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। विकास जो है वो एक्सपीरियंस से आता है। अभिवृद्धि जो है वो समय के साथ साथ एक निर्धारित अवस्था तक बिल्कुल रहती है, उसके बाद में अभिवृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। तो इसलिए अभिवृद्धि एवं विकास जो है वो दो कारकों पर निर्भर करती हैं। पहला होता है वंशानुक्रम। देखिए वंशानुक्रम क्या होता है? हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब है कि जितनी भी अभिवृद्धि या विकास है वो उसके पैतृक गुणों से आ रही है। पैतृक गुणों से ये मतलब है कि माता या पिता से या अपने दादा या दादी से जो है वो वंश के थ्रू इसकी जितनी भी अभिवृद्धि है या विकास है वो बच्चे का वंश की वजह से आ रहा है, वंशानुक्रम की वजह से आ रहा है। और दूसरा होता है वातावरण। वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है अभिवृद्धि व विकास में। देखिए मैं अगर यहाँ पर एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो मान लीजिए कि किसी के बच्चे के माता पिता जो हैं वो बहुत ही लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हैं, तो यही होगा 99% कि उनके बच्चा जो है उसकी हेल्थ भी अपने माता पिता से ही रिलेटेड होगी। तो वो तो अभिवृद्धि में था। दूसरा मानसिकता में किस तरीके से हम कहेंगे कि किसी के माता पिता जो है शांत स्वभाव के हैं तो उनका बच्चा जो है वो भी शांत स्वभाव का ही होगा, बहुत धीरे धीरे बोलने वाला होगा। तो वो वैचारिक गुण जो है उनका स्थानांतरण भी बहुत अच्छे से माता पिता से बच्चे में हुआ है। इसी को हम लोग वंशानुक्रम कहते हैं। लेकिन वातावरण से यहाँ क्या मतलब है कि मान लीजिए कि किसी बच्चे में बहुत ज़्यादा खेलने की प्रतिभा है, वो खेल बहुत अच्छा सकता है। आप खेल कोई सा भी ले सकते हैं, बास्केटबॉल ले सकते हैं, वो खेल बहुत अच्छा सकता है और उसके माता पिता जो है वो बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है उसको ये सब खिलाने के लिए। तो वो ना उसको इकोनॉमिकली सहायता दे सकते हैं और ना ही उसको मतलब अपना मानसिक रूप से सहायता दे सकते हैं। तो उस बच्चे की जो प्रतिभा है वो वहीं पर दबकर रह जाएगी, वो आगे खेल नहीं पाएगा। तो इसका मतलब उसने जो वातावरण था उसने उसकी प्रतिभा को दबा दिया, तो इसलिए उसका विकास जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी मनोदशा जो है, जो उसका मन था करने का, एक खेलने का मन था, वो वहीं दबकर रह जाएगा। तो वो कुंठा में जिएगा हमेशा और जो काम करेगा वो बिना मन के करेगा। तो इस वजह से वातावरण के कारण उसकी प्रतिभा की रोक हुई है, उसका विकास रुका है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये दो कारक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बालक के विकास में। फिर हमने कहा कि अभिवृद्धि जो है वो उसको विकास की ही प्रक्रिया है। जो अभिवृद्धि जो है वो विकास की ही प्रक्रिया होती है, दोनों साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं, एक के बाद एक दोनों चलता रहता है। लेकिन अभिवृद्धि एक समय के बाद में रुक जाती है, जबकि विकास जो है वो निरंतर जीवन प्रयत्न चलता है, मतलब कि हमेशा मृत्यु तक वो आपके साथ रहेगा। उस समय से प्रारंभ हो जाती है जब से बालक का बीजारोपण होता है। देखिए बीजारोपण का मतलब यहाँ पे है कि जो निषेचन क्रिया होती है उसके बाद में जो गैमेट बनता है वही बीजारोपण है, तथा उसके जन्म के बाद से निरंतर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक पक्ष आदि का विकास होता है। और विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पक्ष तीनों ही आते हैं।
अध्यापक को बालक का ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल देखिए, अध्यापक को बालक का ज्ञान कैसे होना चाहिए कि जो बालक है उसकी मनोदशा कैसी है, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि बालक की अभिवृद्धि के साथ साथ बालक को हम देख सकते हैं कि वो पिछली क्लास में कितना छोटा था, उसके बाद में इस क्लास में वो कितना लंबा बड़ा है। तो ये हम माप सकते हैं क्योंकि ये मात्रात्मक है, अभिवृद्धि को हम माप सकते हैं। पर अगर हम विकास की बात करें तो उसे माप नहीं सकते। तो ये वैचारिक गुण है, ये सिर्फ साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। तो बच्चे ने जो पिछली क्लास में सीखा है, क्या वह उसको अपना पा रहा है, ये अध्यापक को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अध्यापक कक्षा में जा रहा है, बच्चे को सिर्फ समझा रहा है और समझाने के बाद में चाहे बच्चे ने इसको अप्लाई किया या नहीं किया, ग्रहण किया या नहीं किया, और बस बोलते चले गए शिक्षक और अपना काम ख़त्म किया और घर आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अध्यापक को बालक का एक पूरा ज्ञान होना चाहिए अगर बालक का विकास करवाना है तो, ठीक है। इसके बाद में वृद्धि की बात करते हैं। देखिए, वृद्धि जो है वो शरीर के आकार में परिवर्तन है। शरीर के आकार में परिवर्तन हो ही रहा है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि गर्भ अवस्था में जो है बच्चा जो है वो भ्रूण अवस्था में रहता है, तो भ्रूण के बाद में फिर वो अंगों का निर्धारण करता है, अंगों के बाद में फिर उसका वो बड़ा होता है, शैशव अवस्था में आता है, उसके बाद में कुछ और लंबाई में वृद्धि करता है, अपने वेट में वृद्धि करता है, तो बाल्यावस्था में आता है, फिर वो किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था में जाता है। तो इसका मतलब शरीर के आकार में परिवर्तन ही क्या कहलाती है, वृद्धि कहलाती है या अभिवृद्धि कहलाती है। वृद्धि से अभिप्राय है मात्रात्मक परिवर्तन। देखिए, मात्रात्मक परिवर्तन का मतलब होता है कि जिसे हम लोग माप सकते हैं, मेज़रमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ये कह सकते हैं कि आज हमारे बच्चे की जो हाइट है वो 2 इंच बढ़ गई है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसका वेट जो है वो 2 किलो बढ़ गया है। लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि इसका विकास आज 2 किलो बढ़ गया है, क्योंकि विकास को हम माप नहीं सकते हैं, जबकि जो वृद्धि होती है वो मापी जा सकती है हर पहलुओं में। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया होती है। विकास जो है वो क्रमिक प्रक्रिया है, यानी निरंतर चलती रहेगी, जबकि जो वृद्धि है वो एक क्रमिक प्रक्रिया तो है लेकिन एक सीमित समय तक है। सीमित समय के बाद में वृद्धि जो है वो रुक जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सोरेनसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अभिवृद्धि और विकास के बारे में कुछ कहा था। तो उनके डेफिनेशन के अनुसार देखते हैं, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस विधि का मापन किया जा सकता है। तो सोरेनसन कहते हैं कि जो शरीर के अंग हैं, शरीर के अंग का जो भार और आकार में जो वृद्धि हो रही है। देखिए, एक छोटा बच्चा होता है, उसके हाथ कितने छोटे नाजुक होते हैं, लेकिन जैसे ही वो किशोर अवस्था में जाता है, बाल्यावस्था से होकर के, तो उसके हाथ बहुत बड़े हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वो बॉडी बना लेता है। तो उस तरीके से जो मतलब बदलाव हो रहा है, भार और आकार में वृद्धि हो रही है, इसी को हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं। इस विधि का मापन किया जा सकता है। सोरेनसन साइंटिस्ट भी यही कहते हैं। अभिवृद्धि जो है केवल शारीरिक पक्ष को प्रकट करती है, यानी अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्ष को प्रकट करती है, इसमें मानसिकता का कोई भी रोल नहीं है। शैशव अवस्था में वृद्धि तेजी से होती है। देखिए, शैशव अवस्था जो होती है, शिशु जिसे हम बोलते हैं, जो कि जन्म के बाद वाली जो स्टेज होती है, जन्म से लेकर के 5 से 6 वर्ष तक की जो आयु है, वो आपकी शैशव अवस्था कहलाती है। तो शैशव अवस्था में जो है बहुत ही वृद्धि तेजी से होती है। बाल्यावस्था में मंद गति से होती है। देखिए, शैशव अवस्था के बाद में जो बाल्यावस्था आती है, जो 6 से 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक आती है, उसमें जो आप देखना, कभी बच्चे को ऑब्ज़र्व करना, तो उसकी जो लंबाई और उसका वेट जो है वो एक ठहराव सा आ जाता है, कांस्टेंट वे में आ जाता है, न ज़्यादा बढ़ेगा न ज़्यादा कम होगा। तो उस टाइम पे बच्चे की जो वृद्धि है वो थोड़ी सी सामान्य हो जाती है, वो मंद गति से होती है। और 11 वर्ष की आयु के बाद जो है वृद्धि तीव्र हो जाती है, यानी 11 वर्ष के बाद में बच्चा फिर वृद्धि फिर से करने लग जाता है। ये थी वृद्धि की बात। अब करते हैं विकास की बात। देखिए, विकास का हम लोग कह चुके हैं कि विकास जो है वो एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास जो है वो गुणात्मक पर डिपेंड करती है।
इसका मतलब विकास जो पूरी पूरी मानसिकता पर, उसके संज्ञान दृष्टि पर, उसकी सोच समझ पर, हम लोग ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि विकास जो है वो पूरा पूरा विचारों पर निर्भर करता है। तो किसी के क्या विचार है उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। भाई जैसे आज कोई बच्चा अगर आपके सामने खड़ा है तो वो मन ही मन में कुछ सोच रहा है, तो हम उसके विचारों को नहीं माप सकते हैं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं किसी अलग टेक्निक के द्वारा, किसी भी पढ़ाई की टेक्निक के द्वारा कि बच्चा क्या सोच रहा है, लेकिन हम उसको मात्रात्मक रूप से माप नहीं सकते कि वो इतना 1 किलो सोच रहा है, वो आज खेलने के लिए 2 ग्राम सोच रहा है, तो इसको मापा नहीं जा सकता है। तो ये मात्रात्मक परिवर्तन, देखिए जो विकास है वो एक मात्रात्मक परिवर्तन तो है। मात्रात्मक परिवर्तन का मतलब ये है कि जो अभिवृद्धि हो रही है वो विकास के साथ साथ हो रही है, और विकास जो है वो मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। इसका मतलब कि वृद्धि जब हो रही है बच्चे की तो उसमें एक्सपीरियंस आ रहा है। जब छोटा बच्चा होता है तो उसे ये नहीं पता होता कि खिलौने के लिए जिद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, चाहे वो माँ बाप सक्षम हैं दिलाने में या नहीं है सक्षम दिलाने में, उसे तो वो खिलौना चाहिए होता है, तो वो रोने लगता है, बिलखने लगता है और उस खिलौने की ज़िद पकड़ के बैठ जाता है। तो उसमें वो विचार नहीं है कि वो इतना सोच सके कि ये खिलौना, बस उसको तो ये होता है कि खिलौना चाहिए होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है बालक, अभिवृद्धि होती है, उसकी शरीर के आकार में परिवर्तन होता है, तो उसकी मानसिकता भी बदलती है, उसके विचार भी बदलते हैं। तो फिर वो ये सोच समझ सकता है कि हाँ ये जो खिलौना है या कोई भी XYZ कोई भी वस्तु है वो मेरे लेने योग्य है या नहीं है। अगर स्थिति सामान्य है तो कोई बीमारी है या फिर कोई हम लोग कह सकते हैं मानसिकता की बीमारी आती है, तो उसमें बालक जो है थोड़ा सा बिहेवियर जो है उसका डिफरेंट होगा, लेकिन यहाँ पर सामान्य लक्षणों की बात हो रही है। नेक्स्ट जो है आपका वो देखिए, विकास से अभिप्राय है विचार प्रक्रिया और व्यवहार में समय के साथ होने वाले क्रमबद्ध और अपेक्षाकृत स्थिर परिवर्तनों से है। यानी विकास जो प्रक्रिया होती है वो एक क्रमबद्ध रूप में चलती है, ये समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। विचार हमारे जो होते हैं वो समय के साथ परिवर्तित होती रहते हैं। और इसके बाद में जैसे कि ये पितृसूत्र यानी कि जो स्पर्म होता है, और इसके बाद में मातृसूत्र जो होता है जो कि जो ओवम कहलाता है, इसकी निषेचन क्रिया के बाद में भ्रूण जब व्यवस्थित होता है तो भ्रूण के बाद में अंगों का विकास होता है, और अंगों के विकास के बाद में एक शिशु जन्म लेता है, तो तभी से उसकी विकास की जो स्थिति होती है वो बढ़ती चली जाती है, निरंतर बढ़ती चली जाती है, और ये मृत्यु तक या आपकी कब्र तक आपके साथ रहती है। देखिए ऊंचाई, भार, बुद्धि, स्मृति वृद्धि में आते हैं। ये जो ऊंचाई है, भार है, बुद्धि, स्मृति जो है, ये सब किस में आते हैं? वृद्धि में आते हैं। और इन सब का संगठित रूप जो है वो किस में आता है? विकास में आता है। यानी विकास को हम एक लाइन में कहना चाहें तो ये गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है, लेकिन जबकि अभिवृद्धि जो है वो केवल और केवल मात्रात्मक है, उसका गुण से कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमने पढ़ा कि विकास में जो है सोरेनसन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी थी। अब जो वृद्धि है विकास जो है उसमें जेम्स ड्रेवर, ये ड्राइवर नहीं है ड्रेवर है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार जो है उन्होंने क्या कहा, देखिए विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होती है। यानी विकास जो है वो एक तरह की ऐसी दशा है जो कि परिवर्तनशील, परिवर्तनशील का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसी सोच बच्चे की छोटे की होती है वैसे फिर बाल्यावस्था में नहीं होगी, फिर किशोर अवस्था में वैसी सोच नहीं होगी, फिर प्रौढ़ावस्था में वो और ज़्यादा विकसित हो जाएगी उसकी मानसिकता, तो वैसी सोच नहीं रहेगी। तो ये एक परिवर्तन जो है वो प्रगतिशील है और सतत रूप से व्यक्त होता है। यह प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक होता है। ये पूर्ण नहीं है, भ्रूण है, ठीक है। तो भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक होता है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि एक ड्राइवर है, यानी ये जो जेम्स ड्राइवर हैं उनको आप ड्राइवर समझ लो।
सिर्फ ये बात आपको डेफिनेशन याद दिलाने के लिए है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती हैं और आपसे इसके साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया जाता है। तो सबके अपनी अपनी ट्रिक्स होती हैं याद करने की। हमें सिर्फ यहाँ पर मतलब होना चाहिए कि हमें डेफिनेशंस जो हैं वो याद हो जाएं। तो देखिए, जेम्स ड्राइवर जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये प्रगतिशील परिवर्तन जो है भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक होता रहता है। यानी जो ड्राइवर साहब हैं वो हमेशा प्राणी में भ्रूण अवस्था से चलते रहते हैं और प्रौढ़ अवस्था तक वो ड्राइवरी ही करते रहते हैं, यानी कि वो गाड़ी ड्राइव करते रहते हैं। और यहाँ पे गाड़ी से मतलब है कि विकास की दिशा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगी। आप जब ये क्वेश्चन में देखेंगे कि भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक सतत रूप है या फिर प्रगतिशील परिवर्तन देखेंगे तो आपको जेम्स ड्राइवर जो है क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हरलॉक के अनुसार। देखिए, हरलॉक जो थे वो कौन थे? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हरलॉक हैं वो जनक कहलाते हैं बाल विकास के। तो बाल विकास के फादर भी कहलाते हैं ये। तो विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, यह व्यवस्थित परिवर्तन है। यानी विकास को हम केवल मात्रात्मक ही नहीं ले रहे हैं, इसको हम लोग गुणात्मक भी ले रहे हैं। ये सीमित नहीं है, केवल मात्रात्मक तक सीमित नहीं है, ये उसका ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वही क्या है? विकास है, व्यवस्थित परिवर्तन है। तो ये कहा था हरलॉक ने। मुनरो के अनुसार जो है विकास परिवर्तन श्रृंखला की व्यवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेके प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। मतलब विकास जो है वो एक श्रृंखलापूर्ण जो है व्यवस्था है, श्रृंखला से चलता है, एक के बाद एक के बाद। ऐसा नहीं है शैशव अवस्था से सीधा किशोर अवस्था में नहीं पहुंचेगा, किशोर अवस्था से सीधा फिर बाल्यावस्था में नहीं पहुंचेगा। ये क्रमबद्ध जो होती है वो श्रृंखला व्यवस्था है। तो ये कहा था साइंटिस्ट मुनरो ने। इसके बाद में विकास की प्रक्रिया जो है वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का ही परिणाम है। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। प्रगतिशील है, क्रमबद्धता है, और विकास का स्वरूप जो है वो क्रमिक कह सकते हैं या श्रृंखला रूप कह सकते हैं। तो ये था विकास। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बालक के विकास के रूप। बालक के विकास के रूप बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले भ्रूण अवस्था में आता है वो, उसके बाद में शैशव अवस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर उसके बाद में प्रौढ़ अवस्था आती है। तो ये सारी अवस्थाएं आपके डिटेल में हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि इसकी 4 अवस्था होती हैं। जैसे भ्रूण अवस्था को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और प्रौढ़ावस्था जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आकार में परिवर्तन। तो आकार में परिवर्तन आप सभी अब तक तो जान चुके हैं कि जो बच्चा होता है उसका निरंतर आकार में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन एक सीमित समय तक। अनुपात में परिवर्तन यहाँ पर भार से है, यानी कि जो उसकी हाइट और हेल्थ है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। तो ये एक सोचने समझने वाली बात है कि पुरानी रूपरेखा में बिल्कुल परिवर्तन हो रहा है। जो बच्चा पहले जैसी सोच रखता था उसकी रूपरेखा बिल्कुल बदल जाती है, अभिवृद्धि के साथ विकास हो जाता है, एक्सपीरियंस आ जाता है, तो पुरानी रूपरेखा उसकी बदल जाती है। आप अपने आप में भी एक ये एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। क्या आप 5वीं 6वीं में जिस तरीके की सोच रखते थे, क्या आज भी आप वही सोच रखते हैं? उस टाइम पे शायद आपको नौकरी से, पैसे से कोई इतना ज़्यादा लगाव नहीं था, लेकिन आज ये स्थिति है कि हमें कैसे भी नौकरी मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए हमारी, या फिर हम सेटल डाउन हो जाएं, तो वो सोच में एक जो बदलाव आ जाता है आपकी अभिवृद्धि के साथ, उसे हम पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका नए गुणों की प्राप्ति। तो इवन ये तो बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है कि जब आप वृद्धि कर रहे हैं, अभिवृद्धि कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, विकास की दर बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली है कि नए गुणों की भी प्राप्ति आपको होगी ही होगी। नेक्स्ट है बाल विकास की अवस्थाएं। देखिए, बाल विकास की अवस्थाएं जो हैं वो 4 अवस्थाएं होती हैं, मैंने आपको बताया। पहली अवस्था जो है शैशव अवस्था, जो कि 5 शिशु की कहलाती है, जो कि जन्म से लेके 5 से 6 वर्ष तक की आयु के लिए होता है। ये सभी अवस्थाओं की पूर्ति के लिए पालनकर्ता पर निर्भर होता है। देखिए, पालनकर्ता कौन है? उसकी माँ। मतलब
पालनकर्ता का मतलब माँ या जो भी उसको संभाल रहा है, केयर टेकर जो है उसका, तो उस पर डिपेंड करता है शिशु। कभी आपने जन्म लेते ही शिशु को नहीं देखा होगा कि वो उठ के चल दिया। जानवरों के बच्चों की बात अलग है, बाकी हम यहाँ पर इंसानों के बच्चों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है वो बहुत ही डिपेंड करता है अपने पालनकर्ता पे। वो ऐसा नहीं है कि उठते ही अपने लिए दूध की बोतल खुद ही ले आएगा, खुद ही जा कर के सारे काम कर लेगा। तो डिपेंड करता है सारा पालनकर्ता पर, सब काम उसके वही करवाएगा। तीव्र वृद्धि और विकास होती है, तो शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा तीव्र वृद्धि होती है। सबसे ज़्यादा तीव्र वृद्धि आप खुद ही देख लीजिए, एक बच्चा जब जन्म लेता है उसके 15 दिन बाद में उसकी शक्ल और थोड़े से हाथ पैर उसके थोड़े से बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा वो चेंज हो जाता है। उसके बाद में 15 दिन और बाद में देखेंगे तो वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। उसकी जो शक्ल पहले दिन थी वो 1 महीने बाद में बिल्कुल चेंज मिलेगी। तो तीव्र वृद्धि से उसका विकास होता है। परिवार के सदस्यों में स्वयं को पहचानने लगता है। तो देखिए, छोटे बच्चे को आप अपने जब भी आप किसी भी छोटे बच्चे को देखें तो उसे ऑब्ज़र्व करना शुरू करें। जैसे मैं हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करती हूँ, किसी भी बच्चे को, बाल्य स्थिति को, इवन जानवरों को, पेड़ पौधों को, मतलब हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें, शांत रहने की कोशिश करें, लोगों से मिले जुलें लेकिन उनको ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें, बजाय कि बड़बड़ करने की कि आप बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्ज़र्वेशन जो होती है वो आपकी जो पेडागोजी होती है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो बच्चे जो होते हैं छोटे, वो सदस्यों को पहचानने लग जाते हैं। देखिए, माँ की गोद से अगर बच्चे को ले लेंगे, छोटे बच्चे को ले लेंगे, तो वो रोने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी माँ को पहचानने लग गया है। नेक्स्ट देखिए, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो होती है 5 से 6 वर्ष से लेकर के 11 से 12 वर्ष की होती है। ये बहुत ज़्यादा अनोखा काल भी कहलाता है। इसमें बच्चे जो हैं वो नए कौशल को सीखते हैं। नए कौशल को मतलब कि वो इतने ज़्यादा सवाल करेंगे आपसे कि ये क्या होता है, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है। उनको इस स्थिति में सब कुछ जान लेना है। सारे पृथ्वी की जितनी भी स्थिति है वो बाल्य अवस्था में सारा जान लेना चाहते हैं। वो सोच लेते हैं कि हमें तो बस जो भी दिख रहा है वो पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। और बुद्धि का विकास भी इसी एज में सबसे ज़्यादा होता है। तो मेरी राय ये है एक कि बच्चों को कभी भी बताने से ना रोकें, क्योंकि उनको बताएंगे जितना उनको सिखाएंगे, यही एक वो एज होती है जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। उसकी बुद्धि का कंप्लीट विकास इस पीरियड में हो जाता है। स्वयं कार्य करता है और आत्मविश्वास प्रदान करता है। देखिए, स्वयं कार्य करने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए कि घर में आप कुछ भी आप झाड़ू पोछा कर रहे हैं या खाना बना रहे हैं, तो बच्चा फट से जाके ग्लास ला देगा, आपको ये पकड़ा देगा। उसको बोलोगे तो वो उछल उछल के काम करेगा, क्योंकि उसमें ये आता है कि मैं बड़ा हो गया, मुझे काम बोला जा रहा है। तो उसमें आत्मविश्वास की चेष्टा आती है, अपने आप पे भरोसा आता है कि मैं भी अब इस पृथ्वी का प्राणी हूँ। नेक्स्ट, इसके बाद में अन्य बाहरी लोगों से, भारी नहीं है, बाहरी लोगों से मिलता है और लगाव बढ़ाता है। देखिए, बाहरी लोगों से मिलने का मतलब ये है कि जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो उनसे मिलता है, ये आस पड़ोस के लोग जो होते हैं उनसे मिलता है। और फिर अगर आपके माँ बाप का उनसे लगाव है या फिर उनका भी लगाव, बच्चों का लगाव भी डिपेंड करता है कि आप उनसे कोई प्यार से बात करें तो वो उनसे लगाव रख लेते हैं, और अगर वो उनसे दूर हो जाए तो वो रोने लगते हैं। ऐसा बाल्यावस्था में होता है। किशोर अवस्था जो होती है ये एक तरीके से बहुत ही प्यारी अवस्था भी कह सकते हैं और एक ही समस्यात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। कैसे? ये सबसे पहले तो 12 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष की आयु तक कहलाती है। इसको यौन अवस्था भी कहते हैं। यौन अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है उसके जो ऑर्गन हैं या फिर जो अंग हैं उनमें ड्रास्टिक चेंज देखा जाता है। ड्रास्टिक चेंज का मतलब है कि बहुत ही तीव्र बदलाव होता है। लड़के और बालिकाओं में क्या होता है कि बालक जो होते हैं उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, दाढ़ी मूंछ आ जाती है, उनके मसल्स में वृद्धि हो जाती है, जबकि लड़कियां नाजुक कोमल हो जाती हैं, आवाज़ थोड़ी पतली हो जाती हैं, उनकी जो मेमोरी ग्लैंड है वो डेवलप्ड हो जाती है। तो इस तरीके से जो बालिकाएं हैं वो विकसित हो जाती हैं और ये जो बालक होते हैं वो भी विकसित हो जाते हैं।
किशोर अवस्था में जो है समस्यात्मक इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर किशोर अवस्था में बच्चे को सही ट्रैक दिया जाए, सही मतलब उसको जो वातावरण है वो सही दिशा में दिया जाए तो उसका बहुत ज़्यादा विकास हो सकता है। लेकिन अगर इसी टाइम पे उसका वातावरण या जो उसकी संगति है वो सही नहीं रहती है तो ये स्थिति बदल भी सकती है। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किशोर अवस्था पे पूरी बात करेंगे। देखिए, ऊंचाई वजन तेजी से बढ़ता है, तीव्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं। किशोर अवस्था के दौरान विचार और भी जटिल हो जाते हैं। इस समय पर जो बालक या बालिकाएं हैं उनको कुछ कर जाने की चाह होती है कि हम लोग ये कर दें वो कर दें, उनको सब कुछ कर लेना होता है। तो किशोर अवस्था के दौरान जो है विचार जटिल हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है प्रौढ़ अवस्था। देखिए, 18 वर्ष से ऊपर जो होती है वो प्रौढ़ अवस्था कहलाती है। तो इसमें वैचारिक जो स्थिति होती है बहुत ही एक सोचने विचारने वाली हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी सोच लिया, इसमें बहुत आपका फ़ायदा किस में है और नुकसान किस में है, ये प्रौढ़ अवस्था में आती है। वयस्क मताधिकार के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एप्लीकेबल हो जाते हैं। मत जो है आप वोट जिसे कहते हैं वो दे सकते हैं। कानूनी तौर पे विवाह की उम्र जो होती है लड़कियों की 18 वर्ष होती है और बालक जो लड़के होते हैं उनकी 21 वर्ष होती है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे वैचारिक जो स्थिति होती है वो आपकी पूरी डेवलप्ड हो चुकी होती है। अब देखिए, ये कुछ सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। आगे चल के इनको भी डिस्क्राइब वे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। तो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्राइड ने। संज्ञानात्मक विकास जो है वो दिया था जीन पियाजे ने। जीन पियाजे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आने वाली वीडियोज़ में आपको ये सारे सिद्धांत मिलेंगे। नेक्स्ट जो है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत जो कि इरेक्सन ने दिया था। भाषा विकास सिद्धांत चोमास्की ने दिया था। नैतिक विकास सिद्धांत कॉलबर्ग ने दिया था। देखिए, ये पांचों के पांचों सिद्धांत हैं, इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रीट में तो हर बार इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। इवन ये CTET में भी पूछे गए हैं। तो इन सिद्धांत को आप याद कर लीजिए, बाकी इनको डिटेल वे में जब पढ़ेंगे तो आपको याद हो ही जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अभिवृद्धि और विकास में अंतर। देखिए, जितनी भी हमने अभी स्लाइड्स देखी हैं उनमें हमें शायद अभिवृद्धि और विकास के बारे में पता लग ही गया है कि अभिवृद्धि और विकास क्या है, लेकिन फिर भी एक बार अंतर देख लेते हैं कि अभिवृद्धि जो है वो जीवन भर ना चलकर एक विशेष आयु तक जारी रहती है। देखिए, आप खुद पे लेके देखिए, किसी बच्चे पे लेके देखिए कि जो हाइट होती है वो एक सीमित स्थिति तक ही रहती है, सीमित उम्र तक रहती है। उसके बाद में हाइट नहीं बढ़ती, चाहे जितना आप कूद लो, चाहे जितना आप अपने आप को लंबा करने की दवाई ले लो, लेकिन एक निश्चित उम्र होती है तभी तक अभिवृद्धि होती है। जबकि विकास जो होता है वो निरंतर चलता रहता है, जन्म से मृत्यु तक ये लगातार चलता रहेगा। नेक्स्ट जो है अभिवृद्धि में परिमाण या मात्रा में होने वाले परिवर्तनों से किया जाता है, जबकि जो विकास जो है वो व्यक्ति के जो प्रयोग व्यक्ति के सभी पक्षों में उन्नति के लिए प्रयुक्त होता है। विकास जो है वो उन्नति के लिए प्रयुक्त हो रहा है। उन्नति मतलब देखिए, जैसे एक बच्चा है, बच्चे ने बारह खड़ी सीखी है, बारह खड़ी के बाद में उसने शब्द बनाना सीखा है, शब्द के बाद में उसने सेंटेंस बनाना सीखा है, और सेंटेंस के बाद में वो एक पैराग्राफ जो पूरा किताब का होता है वो पढ़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो अगर किताब का पूरा पेज पढ़ सकता है तो वो बारह खड़ी भूल जाएगा या शब्द बनाना भूल जाएगा। तो ये जो विकास हो रहा है उसका वो निरंतर हो रहा है, यानी इसका मतलब उसकी उन्नति एक निरंतर अवस्था में है। तो विकास जो है वो उन्नति की तरफ जाता है, जबकि जो परिमाण है वो मात्रा के परिवर्तन पर जाता है। अभिवृद्धि जो है कद भार आकार में होता है, यानी इसको हम मात्रात्मक कह सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं। जबकि विकास जो है वो परिमाणात्मक से लेकर के गुणात्मक दोनों पक्ष में शामिल होता है। अब अभिवृद्धि जो है वृद्धि के अनुसार होने वाले परिवर्तनों को देखा जा सकता है, जैसे बालक का भार और कद। मतलब वृद्धि के अनुसार जो है हम लोग जो भी बदलाव आ रहा है बालक में उसको हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, जबकि विकास जो है केवल उसको महसूस किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे अभिवृद्धि और विकास में अंतर। इसके बाद में कुछ प्रश्न हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, आप बताइएगा आपके कितने सही हुए। चलिए देखते हैं।
देखिए पहला प्रश्न है, बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है? तो ये क्वेश्चन हमने स्लाइड में डिस्कस किया है कि ये शैशवावस्था काल है, बाल्यावस्था है, किशोर अवस्था है या प्रौढ़ अवस्था है। तो सोचिए एक बार इस क्वेश्चन को, और शायद अब तक सोच लिया होगा। तो इसका आंसर जो है वो है आपका शैशवावस्था। शैशवावस्था में जो होता है वो बहुत ही तीव्र विकास होता है बच्चे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की सामाजिकरण का प्राथमिक स्तर है। देखिए प्राथमिक स्तर, एक बच्चा जो है, शिशु जो है वो जन्म लेता है, तो ऐसा नहीं है जन्म लेने से ही वो कहाँ चला जाता है, खेल के मैदान में चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। विद्यालय भी वो जन्म होते ही नहीं जाता है, समाज में भी नहीं जाता, उसका वैचारिक स्थिति इतनी नहीं है कि वो समाज में जाकर के इतना वहाँ पर सामाजिकता को पहचाने। तो सबसे पहला जो सामाजिकरण का प्राथमिक स्तर होता है उसका परिवार होता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है, सारी शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? हड्डियों में वृद्धि, तो देखिए हड्डियों में वृद्धि मात्रात्मक है, दिखता है, इसलिए शारीरिक विकास है। स्नायुमंडल में विकास, स्नायुमंडल मतलब आपके जो आंतरिक ऑर्गन हैं, स्नायुमंडल में भी विकास होता है। मांसपेशियों में वृद्धि होती है, ये भी दिखाई देता है। तो उक्त सभी जो है वो शारीरिक विकास के क्षेत्र हैं। देखिए ये 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इस टॉपिक से रिलेटेड थे। बाकी वीडियोस में और भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे जो कि सीटेट से रिलेटेड होंगे, साथ ही आपके रीट एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। तो मेरे हिसाब से ये मैंने इस कंटेंट पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और इसके अलावा आपको बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। और आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमने यहाँ पर जो है साइकोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। इसी चैनल पे आपको साइंस की, विज्ञान की और विज्ञान के टीचिंग मेथडोलॉजी की सीरीज़ भी मिल जाएगी। तो आप बिल्कुल आप चैनल पर बने रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।